हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास के अंदर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था और आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेगा तो ये आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। जितने भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे वो सभी हमें करने हैं और न्यूमेरिकल के अलावा जो भी चीजें आपको दी जाती है वो आपको इसमें करना है। हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन याद नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए उसका डेरिवेशन देखोगे किस प्रकार से वो डिपेंड कर रही है, उसकी रेट है ना, रेट डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी क्या देंगे, ऑर्डर देंगे, इसका कोटि देंगे। तो यहाँ पर वहां पर हम देख रहे थे कि हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो वो डिपेंड नहीं करती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी, वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो हम कॉन्सेंट्रेशन में क्रिया कारक की सांद्रता में कितनी भी वृद्धि करते रहे या कितनी भी कमी करते रहे, उसके ऊपर, उसकी रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दर के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं तो वहां पर हमने देखा था कि वो डिपेंड नहीं करती है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो उसकी इसकी रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये इक्वेशन है हमारे पास में Na→P। यहाँ पर यही इक्वेशन हम मानते हुए चल रहे हैं तो यही रिएक्शन हम ले लेते हैं t0 पर। जब टाइम t0 है उस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन हमने मान ली कितनी, C0। आप क्या बोल सकते हो इसे? Ci बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? C1 बोल सकते हो। C0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? A, स्मॉल a। प्रोडक्ट मना नहीं होगा तो इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी? 0 रहेगी। जब t बराबर t की अगर हम बात करते हैं तो t बराबर t पर क्या रहेगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं ये क्या हो जाती है? Ct। ये क्या है? अंतिम सांद्रता। ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ये Ct, ये Cf भी हो सकता है या C2 भी हो सकता है। तो हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्रिया कारक की सांद्रता में कमी होती है, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये 0 से कितना हो गया है? x हो गया है ना। जितना यहाँ से माइनस होगा उतना ही ये क्या कर रहा है? बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कौन? प्रोडक्ट। तो अगर हम लो ऑफ मास एक्शन कहते हैं, लो ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था 11th में भी कि ये रूल है वो काम में आएगा, इसको याद रखिएगा। तो द्रव्यानुपातिक नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान या उनकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके साथ में इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उनके सर के ऊपर बिठा देंगे, है ना। तो हमारे पास में लो ऑफ मास एक्शन, लो ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम हमने यहाँ पर लगाया। हमारा क्रिया कारक क्या है? A है। N क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रसमीकरण मितीय गुणांक है। तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। साथ में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये हम इसके सर के ऊपर बिठा देते हैं। आपको बताया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है अभिक्रिया में भाग लेने जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रता के ऊपर जो घातांक होता है वही क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है तो यहाँ पर इसकी सांद्रता की घातांक कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर सांद्रता की घातांक हमने क्या लगा दी? 1। कब? जब n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो समानुपाती इंसान को हम जैसे हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ रहा है k a की पावर में n, और a की पावर में n आने के बाद में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है n की कितनी? 1। कब? जब वो फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। अगर वो जीरो ऑर्डर की बात करता है तो हम 0 करेंगे,
अगर सेकंड ऑर्डर की बात करता है तो सेकंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्रिया कारक हमने कौन सा माना है, एक ही क्रिया कारक लिया है, इससे ज्यादा हमने क्रिया कारक नहीं लिए हैं। तो हमारी जो रिएक्शन है, हम कह रहे हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 हो गया। A टेंड्स टू T इक्वेशन में T बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C0, और ये कितना था, Ct। तो ये अगर A है, प्रोडक्ट कितना रहा होगा, 0, सेम वही। और जब T बराबर T पर A माइनस एक्स हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर कहें तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ अभिक्रिया की दर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, देखिएगा कि अगर जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन में कमी होगी। और यहाँ पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक कौन सा, ए क्रिया कारक की प्रथम घातांक, मतलब कि इसकी कोटि कौन सी है, 1, प्रथम घातांक के बराबर होती है, समानुपाती होती है ना। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिनमें भाग लेने वाले क्रिया कारकों के ऊपर घातांक कितनी होती है, 1 होती है। और ये मतलब कि क्रिया कारक, इसमें अभिक्रिया की दर है वो क्रिया कारक की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिएगा, A को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये R इक्वल टू 2K हो जाएगा। अगर A को हम 2 कर देते हैं, 2 की पावर 1, R इक्वल टू 2K। अगर हम 3 कर देते हैं तो R इक्वल टू 3K। अगर हम 4 कर देते हैं तो R इक्वल टू 4K। अगर 5 कर देते हैं तो R इक्वल टू कितना, 5K। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर है वो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। जैसे जैसे हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन करते जा रहे हैं वैसे वैसे अभिक्रिया की दर में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया की दर है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घातांक पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको बस डेरिवेशन से देखना है कि क्या है इसकी डेफिनेशन, जैसा आता है वैसे का वैसा लिख दीजिएगा। तो आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है, या शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। सेकंड ऑर्डर कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो इस प्रकार से अगर हम आगे देखते हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, R इक्वल टू क्या बन जाएगा इसके लिए, dx अपॉन में dt। हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी R इक्वल टू k a की पावर 1, और ये R इक्वल टू dx अपॉन में dt आ गया। dx अपॉन dt इक्वल टू क्या बन गया, k a की पावर में 1। देखिएगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट अभिक्रिया की दर है वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी है, प्लस dx अपॉन में dt। लेकिन आपको बताया था रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होती है, R इक्वल टू रिएक्टेंट के लिए और R इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए, है ना। तो यहाँ पर R इक्वल टू प्लस में dx अपॉन में dt, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है इसलिए हमने प्लस साइन लगाया है। dx अपॉन में dt, इन दोनों की अगर तुलना करते हैं 1 और 2 की तुलना से क्या हो जाएगा, R और ये R बराबर है, इसलिए k a की पावर 1 ये dx अपॉन dt के बराबर हो जाएगा। dx अपॉन dt इक्वल टू k a की पावर में 1। हमारे पास में देखिएगा जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, x होती है। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, x होती है, तो a हमारा कितना होता है, इसके सामने देखिए कितना होता है, a माइनस एक्स होता है, यही तो है। जब ये 0 होता है तो ये कितना होता है, a, और जब ये x होता है तो ये क्या होता है, a माइनस एक्स। तो जब ये x होता है तो a हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, a, तो a की सांद्रता क्या रही होगी, a माइनस में x रही होगी। तो dx अपॉन में dt इक्वल टू k a माइनस एक्स की पावर में कितना, 1। ये 1 आपको याद रखना है। यहाँ पर किस प्रकार से है ये पीछे से, dx अपॉन dt इक्वल टू k a की पावर a माइनस एक्स की पावर में 1। तो x के रिस्पेक्ट में a माइनस एक्स, 0 के रिस्पेक्ट में a लेंगे,
dx अपॉन में dt और इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, x वाली टर्म्स है वो एक साइड में ले आएंगे, जितने भी x है उनको एक साइड में ले आएंगे और अदर टर्म्स है वो दूसरी साइड में ले आएंगे। तो हमारा dt अलग है इस x से, तो हम इस साइड में ले जाते हैं, x वाला a माइनस एक्स है वो इसको इस साइड में ले आते हैं। dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 1 इक्वल टू k dt बन गया हमारा। dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 1 इक्वल टू, अगर हम इसका अनिश्चित समाकलन कर देते हैं, अनिश्चित समाकलन से, अगर हम इसका अनिश्चित समाकलन करते हैं तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर में 1 इक्वल टू k dt। ये अनिश्चित समाकलन है, इसकी हमने कोई भी लिमिट नहीं लगाई है, इसलिए अनिश्चित समाकलन के रूप में हम इसे देखेंगे। अगर हम कहें dx अपॉन a माइनस एक्स, सबसे पहले अगर हम log x का समाकलन करते हैं तो वो dx 1 अपॉन x का समाकलन करते हैं तो उस कंडीशन में ये वो होता है log x, है ना। और अगर a माइनस एक्स का 1 अपॉन a माइनस एक्स का अगर हम समाकलन करते हैं, 1 अपॉन एक्स का अगर हम समाकलन करते हैं a माइनस एक्स का, तो ये होता है माइनस में log x। क्या होता है, माइनस में log e x, e की टर्म्स में, है ना। तो यहाँ पर dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, log e a माइनस एक्स। ये इसका समाकलन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, वाई वालों को मैथ वालों को निकालना आता है ना। तो log e a माइनस एक्स ये हो जाएगा इसका समाकलन। जैसे dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, log e a माइनस में x इक्वल टू k और ये 1 dt। तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर यहाँ पे x होता तो ये क्या बन जाता, x अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट आ जाएगा तो kt प्लस में c बन गया। तो ये इसका समाकलन 1 dt का t बन गया, साथ में k इंटू में t प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सी आ गई, 3rd आ गई। वहां पर भी हमने क्या किया था कि हमने ये देखा था कि जब x 0 होता है तो हमारा c कितना होता है, जब टाइम 0 होता है तो x कितना होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सेम वही डेरिवेशन चल रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो अगर हमारा एक x इक्वल टू 0, जब x 0 है तब टाइम कितना है, 0। हम कह रहे हैं जब x है वो 0 है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जब x 0 है तो टाइम कितना रहा होगा, t0, या t0 पर x कितना है हमारा 0। तो if x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं किसके अंदर, इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू में t की वैल्यू 0 प्लस में c। x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, t की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, हमारे पास में बन गया माइनस में log e a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू में 0 प्लस में c। तो c की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई है माइनस log e a। ये आपको बता दिया है कि dx अपॉन a माइनस एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस log e a माइनस एक्स होता है। अगर हम जो हमारे c की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर c का मान इक्वेशन 3 में रखने पर क्या होता है, अगर c का मान इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारे पास में ये बन जाएगा log e a माइनस एक्स, माइनस में माइनस आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस में, माइनस log a माइनस में एक्स होता है इसका, माइनस log e a माइनस में x इक्वल टू के टी प्लस में c। c की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, माइनस log e a। c की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस log e a। अब देखिएगा a वाली टर्म से उसको एक साइड में ले आइएगा और दूसरी टर्म से वो एक साइड में रखिएगा। a ये है, इसको हम इस साइड में ले आते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं इसका। हमारे पास में के टी इक्वल टू बन जाएगा log e a और माइनस में log e a माइनस एक्स। अब देखिएगा log की प्रॉपर्टी होती है, log क्या कहता है कि log m माइनस में log n, ये आप जानते हो, log m अपॉन में क्या होता है log n, ये होता है। हमारे पास में ये बन गया है log
a, और प्लस में होता तो क्या हो जाता, m इंटू में n हो जाता। और यहाँ पर m अपॉन में माइनस में n है तो log m अपॉन में n, तो kt इक्वल टू log e और a अपॉन में a माइनस एक्स। अगर ये m है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और kt इक्वल टू log e a अपॉन में a माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल होंगे। ये अगर काम में e की टर्म्स में है, हम e की टर्म्स में नहीं रखना चाहते हैं इसको, अगर हम इसको log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको बता रखा है कि log 10 में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। log e को अगर log 10 में कन्वर्ट करोगे आप तो क्या करना है, log e किस में चेंज हो जाएगा, 2.303 log 10। तो यहाँ पर log e इक्वल टू 2.303 log 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, है ना। तो kt इक्वल टू क्या बन जाएगा, log e की जगह हमने पुट कर दिया 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस में x, इक्वेशन नंबर 5, और ये इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन याद रखिएगा, e की टर्म्स में काम आएगी कब, आगे अभी देखेंगे। और ये इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल बनेंगे। क्या है अभी याद कर लीजिएगा, kt इक्वल टू 2.303 log 10 a अपॉन में a माइनस में x। a क्या है, यहाँ पर a हमारी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, किसकी, क्रियाकारक। ये देखिएगा a क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस x क्या है, क्रियाकारक की अंतिम सांद्रता। तो ये आपको याद रहनी चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, kt इक्वल टू 2.303 log 10 a अपॉन में a माइनस में x। तो ये आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे। लगभग न्यूमेरिकल यहीं से ही पूछे जाते हैं, इसी इक्वेशन पर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए kt इक्वल टू 2.303 आपको t की वैल्यू दे देगा, कभी आपको k की वैल्यू दे देगा, कभी a की पूछ लेगा, कभी a माइनस x की पूछ लेगा, x की वैल्यू दे देगा, a की वैल्यू दे देगा, इस प्रकार से। अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4 आई थी e के टर्म्स में, kt इक्वल टू log e a अपॉन a माइनस में x। अगर हम इस इक्वेशन के लिए विहेल्मी समीकरण लिखना चाहते हैं तो विहेल्मी समीकरण किस प्रकार से लिखी जाएगी, इसके लिए तो विलहेमी समीकरण। तो विलहेमी समीकरण क्या होती है, kt इक्वल टू log e a माइनस एक्स। ये यहां से ले लिया हमने, देखिएगा ये इक्वेशन थी हमारी, kt इक्वल टू log e a माइनस एक्स। विलहेमी समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशन ये आपसे पूछी जा सकती है कि विलहेमी समीकरण लिखिए या फिर विलहेमी समीकरण का डेरिवेशन कीजिए। तो विलहेमी समीकरण एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी। तो हमारे पास में क्या था, Na टेंड्स टू P, ये इक्वेशन थी। हम कह रहे हैं t बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, C0, t बराबर t पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, Ct। जब C0 है तो वो किसके इक्वल है, a के, और Ct a माइनस एक्स। हम कहते हैं C0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता किसकी, A की, कितनी है A, और C0 P के लिए कितना है 0, Ct अंतिम सांद्रता A के लिए कितनी a माइनस एक्स, और P के लिए कितनी x, है ना। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि ये जो A है क्रियाकारक के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रियाकारक की बात कर रहे हैं, a अपॉन a माइनस एक्स, A की टर्म्स भी क्रियाकारक में आ रही है, a माइनस एक्स की टर्म्स भी क्रियाकारक में आ रही है। अगर हम ये कहें कि ये A है वो क्या है हमारा C0 है, प्रारंभिक सांद्रता है, और ये a माइनस एक्स क्या है हमारा Ct है। इस टर्म्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें, C0 और Ct के अंदर। ये C0 और अगर Ct के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया है तो यहाँ पर विलहेमी समीकरण का हमारे पास में एक प्रारूप तैयार हो गया है। हम kt इक्वल टू log e, हम अब की बार a को a नहीं मान रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और ये क्या होती है, C0 होती है, और a माइनस एक्स क्या है, अंतिम सांद्रता, इसे हमने क्या लिख दिया, Ct। हमारे पास में ये इक्वेशन बन गया है kt इक्वल टू log e C0 और Ct। इसके बाद में यही इक्वेशन के लिए हम आगे कर रहे हैं kt इक्वल टू और माइनस में log e। अब माइनस में log e कैसे किया, तो माइनस में log e कैसे आया है ये देखिएगा। हमने क्या किया, इसको माइनस नहीं आएगा, एक मिनट, ये kt इक्वल टू log e C0 अपॉन में Ct। हम क्या कर रहे हैं, इसको इन्वर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में था 1 अपॉन में x, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1, है ना। वैसे ही हमने Ct को ऊपर ले आए और C0 को नीचे ले आए।
तो Ct को ऊपर और C0 नीचे, क्या बन गया -1 बन जाएगा ये। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log की प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर में n, अगर log m की पावर में n है तो ये n कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। हमारे पास में n log e की पावर में क्या बन जाएगा, log e नहीं है, e की पावर में नहीं है, ये बेस e है और ये m है, यही बन जाएगा कि -1 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। और -1 अगर आगे चला जाता है तो हमारे पास में बन जाएगा kt इक्वल टू -log e और ct अपॉन में C0। तो कुल मिलाकर हमें ये इक्वेशन है वो मिल जाएगी, ct अपॉन में C0, log e ct अपॉन में C0 इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिएगा आपको इसको इस साइड में हमने लिख लिया, माइनस को इस साइड में ले आए हम, माइनस kt log e ct अपॉन में C0 इक्वल टू माइनस kt। log e हटाने पर, अगर हम log की टर्म्स को हटाना चाहते हैं तो log e को जैसे ही हटाएंगे तो ये e कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और इसके सर के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस kt। log को हटा दीजिएगा, log को हटाएंगे तो ये ct अपॉन में C0 और ये e है वो यहाँ आ जाएगा, तो e की पावर माइनस kt। अब क्या करोगे आप, C0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और C0 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, ct इक्वल टू C0 e की पावर में माइनस kt। क्या बन गया, ct इक्वल टू C0 e की पावर में माइनस kt। यही क्या है, विल्हेमी समीकरण है। तो ct इक्वल टू C0 e की पावर में माइनस kt, है ना। तो ये बहुत सारी इक्वेशन है, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद भी रखनी है, लेकिन ये चैप्टर पूरा समझने वाला है। और इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घातांक पर निर्भर करती है। मतलब कि अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर परिवर्तित होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर है वो परिवर्तित होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती। इसके बाद में हमने इक्वेशन निकाली थी, सेम वही डेरिवेशन से हमने क्या किया, लो मास एक्शन लो लगाया और इसके बाद में हमने एक इक्वेशन निकाली और वो क्या आई हमारे पास में, kt इक्वल टू log e a अपॉन a माइनस एक्स। और अगर हम log e को 10 में चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास में क्या आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है। और kt इक्वल टू क्या बन जाता है, लो 2.303 log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स, जहाँ a क्या है प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स क्या है अंतिम सांद्रता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे।